नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के नतीजों में एक बार फिर जनता ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी के लिए ये एक जीत है, लेकिन सीएम शिवराज के लिए ये एक व्यक्तिगत उपलब्धि की तरह है और ये नतीजों पर सीएम की प्रतिक्रिया भी नजर आई है। यूं तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुखिया हैं और उपचुनाव की हार जीत से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन जिन हालातों में एमपी में 2018 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की 2020 में सत्ता में मिड टर्म वापसी हुई, उस लिहाज से देखें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए यह उपचुनाव न सिर्फ चुनौती थे बल्कि व्यक्तिगत तौर पर बेहद अहम भी थे। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी की इस चुनाव में करारी हार हुई। पार्टी को महज 1 सीट पर जीत मिली और इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में सवाल बनता है कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बड़ी वजह क्या रही। सवाल यह भी कि कांग्रेस को गुटबाजी का खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, और सवाल यह भी कि कांग्रेस का चुनावी तंत्र बीजेपी की तुलना में क्या कमजोर रह गया। दमोह यहां पर रिपीट क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी कर पाई। इन तमाम मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। मंगलवार को मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना के नतीजे घोषित हुए हैं, जिसमें खंडवा लोकसभा सीट के साथ साथ जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। जहां खंडवा लोकसभा सीट पर ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीत हासिल की, जबकि जोबट विधानसभा पर सुलोचना रावत और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर शिशुपाल यादव पर जनता ने भरोसा जताते हुए उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया है। मैं मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम को और बूथ के एक-एक कार्यकर्ता को, जिन्होंने अथक मेहनत करके इस चुनाव परिणाम में सबने जो मेहनत की है, इसके लिए मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व को, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हालांकि इस जीत के पीछे बीजेपी संगठन और सीएम शिवराज का बड़ा हाथ है, जिसने न सिर्फ बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया बल्कि ताबड़तोड़ रैली कर जनता को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज बीजेपी की जीत पर प्रत्याशियों को बधाई देने के साथ साथ ऐसे जनता की जीत बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने और हर एक कार्यकर्ता ने जो परिश्रम किया, उस परिश्रम की विजय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए, ये सचमुच में उन कामों के प्रति भी जनता का विश्वास और उन कामों पर जनता की मोहर और जनता का समर्थन है। वैसे इस जीत के पीछे सीएम शिवराज की ताबड़तोड़ रैलियों का भी बड़ा हाथ, जहां सीएम शिवराज ने एक के बाद एक 20 रैलियां की और जनता के सामने अपने विकास के मॉडल को रखा। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तरफ से कई बार आरोप भी लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपका करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। योगेश यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और चुनाव में लगातार नजर बनाए हुए थे, आज सीएम से बात भी की हमारे सहयोगी नितेंद्र शर्मा भी इस चर्चा में लगातार हमारे साथ रहेंगे। लेकिन राकेश शर्मा जी, आज तो दिन खास रहा सर। महंगाई की बात हो रही थी, खाद की बात हो रही थी, दल बदल की बात हो रही थी, खरीद फरोख्त की बात हो रही थी, धन बल की बात हो रही थी। उसके बावजूद जनता ने साथ दे दिया सर आप लोगों का। लोकेश जी, मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, जो मध्य प्रदेश के भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान जी के साथ खड़ी रहती है, और ये जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा स्थान पर जो चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक जीत मिली, उस जनता का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। आज कहीं ना कहीं पूरा चुनाव माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नाम और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के काम को लेकर हम जनता के बीच गए।
आज ये तय हो गया लोकेन जी कि जनता विकास चाहती है। जनता ना चड्डी की बात सुनना चाहती है, ना जनता हीरो हीरोइन की बात, ना एक्टर की बात सुनना चाहती है। वो चाहती है कि मेरे क्षेत्र में विकास हो। और आज ये जो हमारे पक्ष में परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जो काम कर रही है मध्य प्रदेश में, उस पर मोहर लगी है। देश में मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, उस पर मोहर लगी है। मुझे लगता है लोकेन जी कि कम से कम अब आज के बाद कांग्रेस के नेता इस बात पे मंथन जरूर करेंगे कि भगवान के वरदान, गरीबों के मसीहा शिवराज सिंह चौहान एक तरफ लगातार जनता के बारे में विचार करते हैं, उनकी इच्छाओं, उनके सपनों को पूरा करते हैं, और कांग्रेस के नेता लगातार बिन सिरपेर के आरोप शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे लगा रहे थे। ये जनता ने जवाब दे दिया। जो कह रहे थे वो सिर्फ कहते रह गए, हमने किया है, इसलिए जनता का आशीर्वाद आज हमारे साथ है और शिवराज जी के साथ है। योगेश यादव जी, कहां कमी रह गई? ये निश्चय ही कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का दौर है और हम इसकी समीक्षा भी करेंगे, लेकिन कांग्रेस को हतोत्साहित और निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जीत का दंभ अपने सामने प्रकट कर रहे हैं, तो ये दंभ वाली राजनीति नहीं चलने वाली। इनको बहुत ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए। आज धनतेरस का दिन है। यदि 100 दिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जलाएंगे तो 13 दिए कांग्रेस के भी जलेंगे, और हमारा तो एक ही दिया काफी है। भारतीय जनता पार्टी के कुप्रशासन से, अंधेरे से, तमस से प्रकाश की लौ जलाने के लिए। आप जानते हैं कि कितने विकास के कार्य हुए। मैं राकेश जी की इस बात से सहमत हूं कि शिवराज सिंह जी का चुनाव था और शिवराज सिंह जी की पूरे भविष्य दांव पर लगा हुआ था। शायद ये अंतिम चुनाव हो जाता यदि वो चुनाव हार जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का चुनाव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने इसको मैनेज किया, प्रशासनिक तौर पर मैनेज किया, अपने सारी सरकारी तंत्र का उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सरकारी अधिकारियों ने काम किया। ये निश्चित ही शिवराज सिंह जी के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके साथ मैं ये जरूर जोड़ूंगा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश होने के लिए इसलिए खुश होने के लिए नहीं है कि खंडवा की जीत जो 2,57,000 की आपकी जीत थी, वो 2019 को, वो आज 1 लाख से भी कम वोटों से सिमट गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी की महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को जनता ने कहीं ना कहीं इंगित किया है। आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा गैप हुआ है। ये 2019 में और 2021 में ज्यादा टाइम नहीं लगा है, लेकिन ये उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई है। दूसरी बात, आप जो बात करते हैं कि हम जोबट जीते या पृथ्वीपुर जीते, तो पृथ्वीपुर और जोबट में भी खुश होने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों आयातित लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के मूल लोग नहीं है। मेरा सवाल वैसे ये था योगेश जी कि कांग्रेस की कमी कहां रह गई? बीजेपी की कमी जो रही वो आगे पूछूंगा मैं सर, आज तो 1 घंटे की डिबेट है। जी नहीं, कांग्रेस की कमी नहीं, कांग्रेस ने अपनी बातों को कहा, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खूब प्रचारित किया, जहां पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से बुलाए गए गुंडों ने हमला किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, इल्जाम लगा मुख्यमंत्री जी की कांग्रेस के लोग भूत कैप्चर कर रहे हैं। साहब, आपकी सरकार हम कैसे करेंगे? जोबट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर तो हर बार करेंगे ये चीज, वो तो हर बार करेंगे। अगर उनकी सरकार है, वो तो 2018 में भी कर रहे होंगे, तब भी आप लोग जीत गए। वो तो दमोह में भी कर रहे होंगे, रेगांव में भी कर रहे होंगे, वहां भी जीत गए आप लोग। लोकेंद्र जी, रेगांव ने इस बात का संकेत दे दिया है कि जिस तरीके से कांग्रेस को कहते थे ना, कांग्रेस विलुप्त हो गई, कांग्रेस इतिहास बन गई, तो आज संपूर्ण देश के, समग्र देश के परिणाम यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहां कितनी ज्यादा स्थिति में पहुंच गई, ये आप अच्छी तरह, ये संकेत हो गया, चाहे हिमाचल का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे पश्चिमी बंगाल का हो। तो ये जो एक उन्माद सत्ता का छाया हुआ था कि हम महंगाई कर देंगे, हम गैस की टंकी भी बढ़ा देंगे, हम व्यावसायिक टंकी बढ़ा देंगे, हम पेट्रोल डीजल के 1 महीने में 15 बार भाव बढ़ा देंगे, और उसके बाद मैं आता हूं आगे, मैं आता हूं आगे आपके पास, खुश होने की जरूरत, मैं आता हूं आगे आपके पास। मैं एक रिएक्शन इस पर चैतन्य भट्ट जी का ले लेता हूं, उसके बाद मैं नितेंद्र के पास जाऊंगा। नितेंद्र पूरे चुनाव में लगातार गए, हर जगह नेताओं से बातचीत भी की उन्होंने, लेकिन चैतन्य जी, आज कोई संदेश है इन रिजल्ट्स में कांग्रेस और बीजेपी के लिए आपकी नजर में? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि मार्जिन घटा है और बड़ी कांटे की टक्कर रही है। एक सीट ऐसी जिस पर बीजेपी का हमेशा कब्जा रहा ज्यादातर समय, उसको खोया भी बीजेपी ने। कांग्रेस पार्टी ने भी 2 उन सीटों को खोया जिन पर बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी। आज संदेश क्या नजर आ रहा है इन रिजल्ट से आपको? नहीं, देखिए लोकेंद्र जी, जीत चाहे
1 लाख से हो चाहे जीत 2 लाख से, जीत तो जीत होती है। खंडवा लोकसभा चुनाव में जैसा कि अभी यादव जी कह रहे थे कि उनकी जीत का अंतर कम हो गया, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जीत का अंतर कम भी हो जाए उससे क्या है, जीत तो उन्हीं को मिली है। दूसरी बात, जहां तक रैगांव की बात है जिसमें कांग्रेस की कल्पना वर्मा जी जीती हैं, तो रैगांव में निश्चित तौर पर जुगल किशोर बागरी के परिवार की तरफ से विद्रोह की चिंगारियां थीं। उनके बेटे फार्म भी भरने के लिए तैयार थे, उसको किसी तरह से मैनेज किया, लेकिन एक जो आक्रोश अंदर ही अंदर था उसका प्रतिफल जो है वो बीजेपी को मिला और बीजेपी ने वो सीट गंवा दी, जबकि वो बीजेपी की सीट मानी जाती थी। कांग्रेस के संग दिक्कत क्या है कि साहब इनके पास अभी चेहरों की कमी है। आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से जिस तरह से आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और भी बड़े बड़े नेता जिस तरह से लगातार 10-10, 20-20 बार उन्होंने सभाएं की, रैलियां की, आम सभाएं की, लोगों के घर में जाके खाना खाया, उनकी तुलना में कांग्रेस पिछड़ गई। कांग्रेस में थोड़ा सा आत्ममंथन की जरूरत, निश्चित तौर पे यादव जी ने कहा कि हमें आत्ममंथन की जरूरत है और कांग्रेस को आत्ममंथन करना भी चाहिए। अकेले आरोप लगा देने से कि साहब ये हो रहा है वो हो रहा है, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि जनता ने तो बता दिया कि उसको ना पेट्रोल के दामों में से कोई फर्क पड़ रहा है, ना महंगाई से कोई फर्क पड़ रहा है, ना गैस सिलेंडर से कोई फर्क पड़ रहा है। ये मुद्दे थे कांग्रेस के सामने और उन्होंने उस बात को जनता के सामने लाए भी, लेकिन मुझे लगता है कि जनता को इन सब चीजों से कोई मतलब बचा नहीं है। वो तो जो ध्रुवीकरण हुआ है हिंदू मुसलमान के बीच में और जिस तरह के मंदिर मस्जिद की बात हुई है, उससे एक ध्रुवीकरण हुआ है और उसका फायदा निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जहां तक शिवराज सिंह जी की बात है तो निश्चित तौर पे ये बात सही है कि उनका भविष्य दांव पे था। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की सुगबुगाहट भी चल रही थी कि शायद शिवराज सिंह जी को हटा दिया जाए, तो उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और उसका फायदा उनको मिला। वो आज की तारीख में मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और दूसरे नेता भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके अलावा ऐसा कोई चेहरा दिखता नहीं, क्योंकि उनका जनता के साथ कनेक्ट करते हैं वो अपने आप को। जबकि कमलनाथ के संग थोड़ी दिक्कत यह है कि वो थोड़ा कारपोरेट कल्चर के नेता हैं और जनता से उतना उनका कनेक्ट हो नहीं पाता। तो कांग्रेस को ये जरूर लगा था कि हम अगर दमोह में जीते हैं तो उसी मॉडल पे हम बूथ स्तर पे हम अपने लोगों को लगाएंगे और निचले स्तर पे लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि संगठन में जो एक कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की, उसका जो खामियाजा है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ठीक है, दमोह में अच्छी जीत मिली थी और उससे कांग्रेस में एक उत्साह का वातावरण भी बना था, लेकिन आज की तारीख में जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव जो हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यहाँ अगर चुनाव जीत जाते तो वो जोश था वो कहीं ना कहीं 2023 तक जा सकता था। दमोह से लगातार उत्साहित थी कांग्रेस पार्टी। नितेंद्र, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि इस वक्त जिन माहौल में ये चुनाव हुआ उसमें बिजली को लेकर तमाम बातें हो रही थी, पेट्रोल डीजल की महंगाई, सब्जियों के दाम बढ़े हुए थे, दूसरी तरफ कोरोना का संकट था, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच नहीं रहे थे, उस वक्त में ये चुनाव हो रहा है, तो ऐसी क्या चीज रही फिर भी बीजेपी कनेक्ट हो पाई जनता से और वोट मिले हैं, और कांग्रेस की ऐसी कौन सी कमी रह गई कि नकार दिया इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनता ने? देखिए लोकेंद्र, यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का पब्लिक कनेक्ट दिन पर दिन कम होता जा रहा है, जो इस चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दिया। जितने सारे मुद्दे हमने गिनाए, बिजली की बात है, खाद की बात है, महंगाई की बात है, सारी चीज़ों की बात है, लेकिन कांग्रेस के नेता अपनी चीज़ों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। कमलनाथ अगर सभा करने भी जाते थे तो वो किसी एक जगह पर जाते थे, 1 घंटे में सभा करते थे और भोपाल वापस लौट आते थे। वहीं शिवराज सिंह चौहान उसी जगह पर 3 सभाएं करते थे, रात्रि विश्राम करते थे, लोगों से मिलते थे, देर रात तक लोगों से संपर्क में रहते थे, किसी कार्यकर्ता के घर रुकते थे। तो ये चुनाव प्रचार का जो फर्क था उसका असर परिणाम पर भी देखने को मिला कि एक व्यक्ति लगातार 10 दिन तक 24 घंटे प्रचार कर रहा है और एक व्यक्ति 1 घंटे के लिए प्रचार कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब परिणाम आएगा और जब जनता के बीच में आप नहीं पहुंच के अपनी बात कह पाओगे तो उसका असर स्वाभाविक रूप से चुनाव परिणाम पर दिखाई देगा। दूसरा, यदि हम इन चुनावों को, खंडवा लोकसभा में भी 8 विधानसभा सीटें थी, अगर उस हिसाब से देखें तो 11 विधानसभा सीटों के नतीजे आए आज और 11 में से 8 सीटें भाजपा जीती है। ये स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लिए एक चिंतन की बात है कि वो 11 में से 3 सीटें जो है वो मध्य प्रदेश में जीती है, इसलिए क्योंकि उसका भी एक कारण है। उसमें भी अगर आप देखें तो 11 में से 5 सीटें ट्राइबल थी, उन 5 में से 4 सीटें ट्राइबल ऐसी हैं जिन पर भाजपा ने बढ़त ली। जोवट में भाजपा जीती, पंधाना में भाजपा ने बढ़त ली, बागली में भाजपा ने बढ़त ली, नेपानगर में भाजपा ने बढ़त ली।
3000 से केवल भीकन गांव में कांग्रेस बढ़त ले पाई। तो जिन ट्राइबल्स की बात लंबे समय से कांग्रेस कर रही थी, विश्व आदिवासी दिवस पर भी इतना हंगामा हुआ, सारी चीजें करी, उन ट्राइबल्स ने भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं दिया। तो स्वाभाविक रूप से यह कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि यह भाजपा की जीत के साथ साथ यह कांग्रेस की हार है। कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा। नितेंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये कि मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी, क्या अब ये माना जाए कि 2023 के लिए कम से कम ये संगठन और ये सरकार और ज्यादा मजबूत अब हो गई है, किसी तरह का कोई संकट नहीं है, जो भी चर्चाएं थी वो सब खारिज हो जाती हैं? देखिए, इस चुनाव में एक बड़ी जोड़ी देखने को मिली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हमेशा किसी न किसी के साथ एक जोड़ी दिखाई देती है। कभी नरेंद्र सिंह तोमर के साथ दिखाई देती थी, कभी प्रभाष झा के साथ, तो कभी नंद कुमार सिंह चौहान के साथ। तो जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करते हैं। और इस चुनाव में भी यही देखा गया कि बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने पूरे कोऑर्डिनेशन से काम करा। और स्वाभाविक रूप से जो देश के जो परिणाम आए हैं पूरे देश में, हिमाचल में भाजपा हार गई, राजस्थान में भाजपा हारी है, तो स्वाभाविक रूप से अगर भाजपा को इस समय संजीवनी कहीं से मिली है तो वो राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीट जीत के, और वो 2 विधानसभा कांग्रेस से छुड़ाकर भाजपा को दी हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो भी बातें हो रही थी, मुझको लगता है कि फिलहाल उन सब बातों पर विराम लग गया है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बाकी हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। एक योगेश यादव जी, सवाल यह है आपसे कि आप लोग ये कह रहे थे कि इधर कुर्सी खतरे में थी, वो बच गई है, कांग्रेस में कुछ स्टेक पर नहीं था क्या? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा इस हार की? देखिए, ये बात तय है कि हम लोग बैठकर आत्ममंथन करेंगे, लेकिन मेरी मान्यता यह है कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता ने ईमानदारी से कार्य किया। जिस तरीके से विवादास्पद स्थितियां निर्मित भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनित थी, जैसे खंडवा के मामले में कहा गया कि अरुण भाई यादव काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके की कोई बात रही नहीं। कांग्रेस के लोगों ने मिलकर काम किया, अरुण यादव ने मेहनत की, और उसका परिणाम ये रहा कि 1 लाख से नीचे की हार हुई है कांग्रेस की। 81-82 हजार पर रुक गए हैं पाटिल जी। और कई बातों में सीट पर लेकर हम मंथन जरूर करेंगे कि जोबट में क्या हुआ था या पृथ्वीपुर में क्या। पृथ्वीपुर में तो हमें क्लियर है। एक चीज मैं जानना चाहता हूं योगेश जी आपसे, शिवराज सिंह चौहान क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर बात है ज्यादा व्यस्त हैं वो, उनके पास सरकार का काम भी है, पार्टी का काम भी है, फिर भी वो ज्यादा प्रचार कर रहे थे वहां पर। कमलनाथ के पास केवल क्योंकि अभी पार्टी का ही काम था तो उन्हें तो डबल प्रचार करना चाहिए था, लेकिन जैसा हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि 1-1 घंटे के प्रचार कर वापस लौट आते थे। देखिए, कमलनाथ जी का एक राजनीतिक कद है, लोकप्रियता है। इसका मतलब ये नहीं कि कमलनाथ जी अकेले ही प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस की एक पूरी टीम, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे राहुल सिंह जी हो, और हमारे उस क्षेत्र के डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, सब नेताओं ने अपनी भूमिका को बहुत संजीदगी से निभाया। और सबसे बड़ी बात है, हम खुश नहीं हो रहे हैं, हम फिर भी कह रहे हैं कि हम हारे हैं, आत्ममंथन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नेक टू नेक लड़ाई रही है। ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया था, तो स्वयं मुख्यमंत्री जी कह दिए थे सुबह सुबह कि हम तो 4-0 का स्कोर पैदा करेंगे। तो ये जीत बहुत उन्माद और बहुत सफलता वाली जीत नहीं है। जो आंकड़े सामने आए हैं, और सुलोचना रावत जी का व्यक्तिगत वोट बैंक था जो कांग्रेस के द्वारा ही पैदा हुआ था। अब उनका परिवार, उनके ससुर जी कांग्रेस के, वो स्वयं कांग्रेस से लड़ी हुई थी, तो एक व्यक्तिगत चेहरा होता जाता है। तो उस चेहरे का लाभ लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी खरीद फरोख्त कर ली। अब खरीद फरोख्त करने के बाद यही स्थिति उनको लगा कि खंडवा में हम हारने जा रहे हैं, तो उन्होंने सचिन बिरला को, विधायक को खरीद लिया। इस तरीके की जो नई राजनीति शुरू हुई है, ये राजनीति का एक बहुत साफ चेहरा नहीं कहेंगे। अब आप भी महसूस करते हैं कि राजनीति की पवित्रता कांग्रेस ने इस तरीके के कभी वो नहीं ये राजनीति तो सर हर जगह देखने को मिल रही है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है या कांग्रेस का संगठन मजबूत है, या हमने अभी बंगाल में देखा टीएमसी जीतकर आई तो कई बीजेपी के नेता भी छोड़कर चल दिए। वो ये एक स्वभाव है कई नेताओं का रहता है कि वो सत्ता पक्ष के साथ रहना चाहते हैं। राकेश शर्मा जी, लेकिन कोई संदेश बीजेपी इसमें अपने लिए देखती है? खासकर अगर ये कहा जाए मार्जिन घटा है, 2 सीटों पर आप जीते तो उसमें भी नेक टू नेक फाइट है, और 1 सीट जो कि गढ़ माना जाता था आप लोगों का, उसको आप लोग हारे भी हैं। तो इससे एक, जिसे हम कहते हैं कि हल्का सा करंट जनता ने जो दिया है, उस तरह से भी लेती है क्या बीजेपी कि कुछ कमियां तो हैं जिनको स्वीकार करना होगा, जिन पर काम करना होगा? देखिए लोकेश जी, आप एक बात देखिए कि जो आम चुनाव होते हैं, या मध्य प्रदेश में जो लोकसभा के आम चुनाव हुए थे या विधानसभा के आम चुनाव हुए थे,
उसका वोटिंग परसेंटेज उठा लीजिए और ये उपचुनाव के वोटिंग परसेंटेज उठा लीजिए। कहीं ना कहीं उपचुनाव में वोटिंग का परसेंट कम होता है, इसलिए ये जो हार जीत का आंकड़े में थोड़ा सा अंतर आता है। परसेंटेज थोड़ी बदल सकता है निश्चित सर, रूप से उससे लोकेश राकेश जी हम शर्मा इस जी। बारे में बहुत गंभीरता से विचार करेंगे कि हम परसेंटेज नहीं बदल सकता ना। आप मेरा चलिए, निवेदन ये है, 1000 का 200 कर दीजिए, वो ठीक है कि वोटिंग कम हुई, लेकिन परसेंटेज में तो वो वैसी रहेंगी चीजें। नहीं, मैं वही वोटिंग क्या परसेंटेज कम हुआ ये बोल रहा हूँ मैं। वोट कम पड़े इस बात को मैं लोकेश जी आपके सामने रखना चाह रहा था, जिसको आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। पर लोकेश जी मेरा ये कहना है कि स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन 3 स्थानों पे जीता है, 2 विधानसभा 1 लोकसभा। पर पूरी पार्टी और संगठन गंभीरता से रेगांव में हमें क्यों सफलता नहीं मिली इसके बारे में विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि जितनी ईमानदारी से और पारदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी में इस बारे में मंथन होता है और कहीं ना कहीं क्या कमी रह गई, क्या पेशी रह गई, क्यों हम वहाँ सफल नहीं हो पाए, इसके बारे में विचार करेंगे। पर आपने बड़ा अच्छा लोकेश जी कांग्रेस के विद्वान साथी से प्रश्न किया था कि रेगांव में कांग्रेस जीत जाती है तो वहाँ क्या धनबल नहीं था, वहाँ बाहुबल नहीं था, वहाँ क्या सरकार की मशीनरी नहीं थी? क्या रेगांव मध्य प्रदेश से अलग किसी राज्य में चुनाव हो रहा था क्या? मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी कमियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। आज परिस्थितियां ये हो गई हैं कि कांग्रेस का इन चुनाव में कांग्रेस के नेता साथ छोड़ रहे हैं। इस बारे में विचार क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी? आज अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ रहेंगे, सरकार चली जाएगी तो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ रहेंगे, और बाकी जो नेता जो कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं उनका कोई वजूद है कि नहीं है? आज पूरा चुनाव आप देखिए कि कमलनाथ के आसपास घूमता रहा, किसी और नेता को मौका मिल पाया क्या? मैं एक और कांग्रेस के विद्वान साथी से प्रश्न करूंगा कि पंजाब में आप सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, 4 दिन पहले किस पार्टी में थे? जरा इस बारे में विचार कीजिए। और सिद्धू को आपने कितने में खरीदा? आप तो बार बार कहते हैं बिक गए, तो आप ये बताइए कि आपने सिद्धू को कितने में खरीदा था? उसके बाद राजस्थान में आपने पूरे के पूरे बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो उनको कितने में खरीदा था? इससे पहले हम नरसिंह राव की केंद्र में सरकार देख चुके हैं, उस समय भी सांसद इधर से उधर हुए थे, तो उन सांसदों को कितने में खरीदा था? मेरे विद्वान साथी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से चली गई थी। ये अगर खरीद फरोख्त की राजनीति भाजपा करती तो हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं जाती। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, आप प्रचार को उठा के देख लीजिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं इसमें देख रहा था कि ये जब दल बदल के जाते हैं, जब जिताऊ कैसे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी 2 सीटें वो हैं जहां पर आपकी पार्टी के नेता नहीं है वो शुरू से, जहां पर आपकी पार्टी का नेता चुनाव लड़ा 1 सीट पर, वो हार गया। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दल बदल कर जो लोग आते हैं इनकी वैल्यू बढ़ जाती है क्या दूसरी पार्टी में आकर? जिताऊ कैसे हो जाते हैं ये? देखिए लोकेश जी, मेरा तो एक स्पष्ट रूप से निवेदन है, पहले भी मैं इस बात को कह चुका हूं। मेरे विद्वान साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दंभ में है। लोकेश जी, आपके चैनल पे मैं बैठा था और जो अपनी डिबेट चल रही थी वो विषय ये था कि कमलनाथ जी के सामने सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो विकास नहीं हो रहा उनको विकास करो, नहीं तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। तो उस समय कमलनाथ जी ने कहा था हाँ उतर जाइए सड़क पे। वो सड़क पे उतर गए। आज सड़क पे कौन खड़ा है? कांग्रेस। तो इसको दंभ कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपने वरिष्ठ नेता को समय नहीं दे रहा। अपने विधायकों से कहते थे चलो चलो चलो, तो वो चल दिए, अब दूसरी पार्टी के दामन थाम रहे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं लोकेश जी कि जिस तरह से एक नई बहू रहती है, नई बहू छोटा सा ब्रेक दूसरे परिवार में शामिल होती है, फिर लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौट रहे हैं।